Hello friends, welcome to my channel. So this is part 2 of George Orwell's biography and his important works. So let's get started. So George Orwell's statue यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. Despite Orwell's disdain for the BBC during his life, a statue of the writer was commissioned by artist Martin Jennings and installed outside the BBC in London. जो बीबीसी का ऑफिस है लंदन में, उसके बाहर जॉर्ज ऑरवेल का स्टैचू लगा हुआ है. ठीक है, तो ये मार्टिन जेनिंग के द्वारा प्रोड्यूस करवाया गया था, बनवाया गया था ये स्टैचू. एन इंस्क्रिप्शन रीड्स, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टैचू के नीचे? इफ़ लिबर्टी मीन्स एनीथिंग एट ऑल, इट मीन्स द राइट टू टेल पीपल व्हाट दे डू नॉट वांट टू हियर. तो आप इस लाइन को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्या कहना चाहता है जो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. एंड द 8-foot ब्रॉन्ज स्टेचू वॉज अनवील्ड इन नवंबर 2017. तो नवंबर 2017 में इस 8 फुट के ब्रोंज के स्टेचू को अनवेल किया गया था, यानी कि इसका उद्घाटन किया गया था, इसको इंस्टॉल किया गया था. कुछ और नॉवेल्स हैं जॉर्ज ऑरवेल के, देखिए कौन से हैं. अ क्लर्जीमैन्स डॉटर is a 1935 novel by English author George Orwell. It tells the story of Dorothy here. तो ये क्लर्जीमैन का क्लर्जीमैन्स डॉटर नॉवल 1935 में आया था, पब्लिश हुआ था. तो ये स्टोरी जो है डोरोथी हेयर की है, राइट. शी इज़ अ क्लर्जीमैन्स डॉटर, ओके, एंड इट इज़ ऑरवेल्स मोस्ट फॉर्मली एक्सपेरिमेंटल नॉवल. नेक्स्ट है कीप द Spy Flying. Okay, Spy Flying ये इनका नॉवल है. It was published in 1936. Okay, and it is socially critical novel by George Orwell. It is set in 1930s London. तो इसकी setting 1930s London की है. The main theme is Gordon Comstocks जो मेन कैरेक्टर है इसमें. ठीक है, तो इसकी मेन थीम है रोमांटिक एम्बिशन टू डिफाई द मेन थिंग्स द सोसाइटी इज डूइंग, ग्लोरीफाई द मनी एंड स्टेटस. एक रोमांटिक एम्बिशन को लेकर चलता है नॉवल. तो इसमें क्या बताया गया है कि सोसाइटी जो कुछ भी कर रही है अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपनी चमक दमक बढ़ाने के लिए, पैसे के लिए, स्टेटस के लिए, ये रोमांटिक एम्बिशन लेकर नॉवल चलता है. और इसकी मेन जो कैरेक्टर है उसका नेम है गॉर्डन कॉमस्टॉक. ठीक है, नेक्स्ट नॉवल है कमिंग अप फॉर एयर. ये एक नॉवल है, ठीक है, ये पब्लिश हुआ था जून 1939 में, शॉर्टली बिफोर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बिल्कुल स्टार्टिंग होने से पहले. नेक्स्ट है द रोड टू वाइगन फायर, 1937 पब्लिश हुआ था. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री अकाउंट ऑफ पॉवर्टी इन ब्रिटेन एंड इन्वेस्टिगेटेड सोशल कंडीशंस देयर. ठीक है, तो जो ब्रिटेन में पॉवर्टी थी, गरीबी फैली थी उस टाइम पर, उसके बारे में जैसे भी कंडीशंस थी सोसाइटी की, उसके बारे में इस नॉवल में बताया गया है. नेक्स्ट है होमेज टू कैटलोनिया. ये जॉर्ज ऑरवेल का पर्सनल अकाउंट है उनके एक्सपीरियंसेस का एंड ऑब्जर्वेशंस का, फाइटिंग फॉर द रिपब्लिकन आर्मी ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर. तो मैंने बताया था जैसे आपको, एक इन्होंने आर्मी भी ज्वाइन की थी, तो रिपब्लिकन आर्मी की तरफ से ये लड़ रहे थे, और स्पेनिश सिविल वार की ये बात है. ठीक है, तो जो भी कुछ भी उन्होंने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया, तो उसके बारे में ये सारा कुछ उन्होंने होमेज टू कैटलोनिया में लिखा है. The war was one of the shaping events on his political outlook and a significant part of what led him to write in 1946. तो इन सब चीज़ों से जो भी उन्होंने इवेंट्स देखे, पॉलिटिकल आउटलुक, उनकी जो पॉलिटिकल दृष्टिकोण था उसमें जो चेंजेस आई, ठीक है, तो उसकी वजह से ही उन्होंने ये नॉवल लिखा. एंड एवरी लाइन ऑफ सीरियस वर्क दैट आई हैव रिटन सिंस 1936 हैज़ बीन रिटन. तो वो कह रहे हैं कि ये उन अंडरलाइंस में ये क्या कहना चाहते हैं कि हर एक लाइन जो है वो सीरियस वर्क है जो भी उन्होंने देखा. ठीक है, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म एंड फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एज आई अंडरस्टैंड इट. ओके, तो आप इन लाइन्स को अंडरस्टैंड कीजिएगा वो क्या कहना चाहते हैं इसमें.
इसके बाद एसेज हैं जॉर्ज ऑरवेल के, वो कौन कौन से देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी। रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी वॉज पब्लिश्ड इन द पैटिसन रिव्यू इन 1949। तो ये पैटिसन रिव्यू में पब्लिश हुआ था 1949 में। आफ्टर 1 year गांधी वॉज असैसिनेटेड एंड 3 years आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो जब गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बाद की बात है ये, ठीक है। और भारत के आज़ाद होने के बाद ये लिखा गया था जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। एंड ऑरवेल टेक्स अप द क्वेश्चन ऑफ पावर ऑफ गांधीज नॉन वायलेंस एज अ मेथड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। तो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे जॉर्ज ऑरवेल, तो उन्होंने गांधी जी की तरह ही नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा को एक तरह का पॉलिटिकल एक्शन की तरह चूज़ करने का निर्णय लिया कि नॉन वायलेंस से भी हम जीत सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। जॉर्ज ऑरवेल्स ऐसे पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज इज एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स टाइटल, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ही बात करते हैं, उसको सुधारने की बात करते हैं कि द ऐसे इज अबाउट द कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पुअर यूजेस ऑफ लैंग्वेज। पॉलिटिक्स और हम जो पुअर लैंग्वेज यूज़ करते रहे थे उस टाइम पर, ठीक है, जो लोग पुअर लैंग्वेज यूज़ करते रहे थे, तो उनको उन पर ही उन्होंने ये नावल नहीं ऐसे लिखा हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स द आर्गूमेंट फॉर द क्लियर सिंपल एंड अनप्रेंटिशियस लैंग्वेज दैट अटेम्प्ट्स टू रिप्रेजेंट इट्स मीनिंग, हैंस द अनएम्बिगुअस टाइटल, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ना लैंग्वेज को सुधारने की ही बात की हुई है, राइट। तो इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट ये 3 और उनके जो है एसेज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप इनके नेम याद रख लो। इन डिफेंस ऑफ पीची वुडहाउस, यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब एंड अ हैंगिंग, ओके। अच्छा, आप रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये मेन नॉवेल्स हैं और नॉन फिक्शन वर्क्स हैं इनके। नॉवल जो है सीक्वेंस वाइज इनके पब्लिश हुए थे। ब्रह्मीज डेज 1934, अ क्लर्जीमैन्स डॉटर 1935, कीप द एस्पाइडिस्ट्रा फ्लाइंग 1936, कमिंग अप फॉर ईयर 1939, एनिमल फार्म 1945, 1984, ठीक है, जो 1949 में पब्लिश हुआ था। नॉन फिक्शन वर्क इनके कौन से हैं? डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, जो 1933 में पब्लिश हुआ। द रूट टू वाइगन फायर 1937 में पब्लिश हुआ। होमेज टू कैटलोनिया 1938 में पब्लिश हुआ था इनका, ठीक है। तो होमेज टू कैटलोनिया एक नॉन फिक्शन वर्क है, ठीक है। अब कुछ MCQs हैं, ठीक है, मैंने कुछ MCQs लिए हुए हैं। आई थिंक यू मस्ट रीड देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सो कुछ वर्क मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए कि खुद आप अंडरस्टैंड कीजिए इनके आंसर्स और क्वेश्चंस, ओके। व्हाई डिड जॉर्ज ऑरवेल राइट शूटिंग एन एलिफेंट? टू एक्सपोज द इवल्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म की जो इवल्स होती हैं, बुराइयाँ, उनको एक्सपोज करने के लिए उन्होंने शूटिंग एन एलिफेंट आर्टिकल लिखा था, ठीक है। Why does Orwell object to Burmese prejudice against him? He opposes British imperialism. Okay. Orwell's resentful feelings towards Burmese are ironic because he believes that Burmese are opposed by British. तो जैसे मैंने बताया, बर्मा में उनकी ड्यूटी लगी थी, ठीक है। तो वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था वहाँ पर, तो ये वहीं पर थे। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ब्रिटिश लोग कैसे दबा के रख रहे हैं ब्रह्मीज को, ब्रह्मा के लोगों को। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। दैट्स वाई तो बर्मा के लोग थे ब्रह्मीज, वो उनसे नफरत करने लग पड़े थे। तो वही बातें इसमें बताई गई हैं। अब MCQs हैं उनके नॉवल 1984 को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मिस्टर चैरिंगटन इन द नॉवल 1984? ठीक है, तो मिस्टर चैरिंगटन इनमें इसमें एक कैरेक्टर आते हैं, ठीक है, इनके नेम्स याद रख लो आप। ही इज़ अ मेंबर ऑफ थॉट पुलिस, वो थॉट पुलिस का एक मेंबर है, ठीक है। वेयर डज विंस्टन स्मिथ वर्क? विंस्टन स्मिथ एक मेन कैरेक्टर है इसमें, इस नॉवल में 1984 में। तो वो कहाँ काम करते थे? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ। विंस्टन स्मिथ फॉल्स इन लव विद जूलिया। तो मिस्टर स्मिथ को जूलिया के साथ प्यार हो जाता है। जूलिया इज़ अ मेंबर ऑफ
जूलिया किसकी मेंबर है? द जूनियर एंटी सेक्स लीग की मेंबर होती है। When Winston reads Julia's letter, he discovers that she is in love with him. तो वो भी जूलिया भी विंस्टन से प्यार करती होती है। इन हिज डायरी विंस्टन डिफाइंस फ्रीडम एज, तो विंस्टन अपनी डायरी में क्या लिखता है फ्रीडम के बारे में? द एबिलिटी टू से 2+2 = 4, कि 2 और 2 4 होती हैं, ये एक एबिलिटी है विंस्टन असल में एक राइटर होते हैं इसमें, और वो मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में अपने विचार जो हैं एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं। तो आप 984 का जो नावल है और एनिमल फॉर्म है, ये ज़रूर पढ़िएगा आप इसको, ठीक है, इसकी समरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट। विंस्टन सेज दैट होप लाइज विद द प्रोल्स। प्रोल्स क्या होता है? जो लो स्टैंडर्ड के लोग होते हैं उनको हम प्रोल्स कहते हैं। पार्सन्स आस्क विंस्टन इफ ही हैज़ एनी रेजर ब्लेड्स, तो पार्सन विंस्टन को रेजर ब्लेड्स के बारे में पूछता है। द करंट नेम ऑफ ब्रिटेन इज एरिस्ट्रिप 1, तो उस समय जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का नाम एस्ट्रिप 1 रखा होता है इस नावल में चेंज करके। व्हाट डज विंस्टन रेफर टू एज द ओनली थिंग दैट इज चीप एंड प्लेंटीफुल? ओके, तो विंस्टन जो कहता है किसी चीज़ के बारे में जो चीप है, सस्ती और प्लेंटीफुल है, बहुत सारी है, वो कौन सी है? सिंथेटिक जिन के बारे में बात करता है। वी सी विंस्टन इज टॉर्चर्ड इन द रूम 101 बाय ओब्रायन, ठीक है, ओब्रायन एक कैरेक्टर है इसमें, इंपॉर्टेंट है, जो विंस्टन को ना बंद करके रखता है रूम नंबर 101 में उसको टॉर्चर करने के लिए। हु इज कॉमरेड हुम विंस्टन क्रिएट्स फॉर अ रिवाइज टाइम आर्टिकल, तो वो कहते हैं कि वो कॉमरेड कौन है जिसको विंस्टन जो है अपने रिवाइज टाइम आर्टिकल में जिक्र करता है, उसके बारे में बताता है, उसकी क्रिएशन करता है। आंसर है इसका कॉमरेड ओगिलवी, ठीक है, ये ओगिलवी है, एक फिक्टिशियस पर्सन है क्रिएटेड बाय विंस्टन फॉर अ रीरिटन टाइम्स आर्टिकल। तो एक आर्टिकल लिख रहा होता है, उसमें एक करेक्टर डालता है कॉमरेड ओगिलवी, ठीक है, ये एक फिक्टिशियस पर्सन है, एक नकली पर्सन होता है, मन घड़त से हम कहते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज हैं पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। तो क्या कहते हैं, देखो, व्हाट टर्म डज ऑरवेल यूज टू डिस्क्राइब लैंग्वेज? एन इंस्ट्रूमेंट। तो ऑरवेल क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में? कि लैंग्वेज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं। व्हाट एनालॉजी डज ऑरवेल यूज टू डिस्क्राइब द साइकिल बिटवीन पुअर थिंकिंग एंड पुअर स्पीकिंग? तो ऑरवेल जो साइकिल है पुअर थिंकिंग और पुअर स्पीकिंग के बीच में, उसको क्या कहते हैं? द एनालॉजी ऑफ ट्रंक। What are Orwell's feelings about the ultimate end of the process of poor thinking and poor speaking? ठीक है, it is reversible। ये कंट्रास्ट करती है, एक दूसरे के उल्ट हो जाती है। How do bad language habits spread according to Orwell? बुरी लैंग्वेज की आदतें कैसे फैलती हैं? By imitation, यानी कि नकल करके पुअर हैबिट्स फैलती हैं लैंग्वेज की। नेक्स्ट है व्हाट आर 2 कॉमन ट्रेड्स ऑफ मॉडर्न प्रोज अकॉर्डिंग टू ऑरवेल? ठीक है, 2 कॉमन ट्रेड्स कौन सी हैं मॉडर्न प्रोज की? द मिक्सचर ऑफ वेगनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। वेगनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी का सेम मीनिंग ही है, ठीक है, कि लैंग्वेज की जटिलता होना, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर लेने उसमें, ठीक है, मेटाफर सिम्बलीज यूज़ कर लेने की, किसी को समझ ना लगे क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू गेट रिड ऑफ बैड लैंग्वेज हैबिट्स What will you be able to do according to Orwell? कहते कि अगर आप बैड लैंग्वेज की हैबिट से पीछे छुड़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। थिंक मोर क्लियरली, इसका मीनिंग है कि इसका आंसर है थिंक मोर क्लियरली, कि और ज़्यादा क्लियरली सोचो लैंग्वेज के बारे में कि क्या मिस्टेक्स हैं आपकी एंड हाउ कैन यू ओवरकम दैम। ग्लोरी, यू पोक्विन, वीरास्वामी, एलिस, एलिजाबेथ आर कैरेक्टर्स इन, तो ये सारे कैरेक्टर्स के नेम हैं। तो ये आपको किस में मिलेंगे? ब्रह्मीज डेज में मिलेंगे, जो इनका एक नावल है। हु हेट्स द नेटिव्स द मोस्ट इन ब्रह्मीज डेज? ठीक है, तो नेटिव को कौन सबसे ज़्यादा हेट करता है ब्रह्मीज डेज में? एलिस। एलिस सबसे ज़्यादा नफरत करता है ब्रह्मीज डेज में। जो नेटिव्स होते हैं वहाँ के रहने वाले परमानेंट लोग, उनको हम नेटिव्स बोलते हैं।
Flory's favorite topic of conversation with the doctor is द हाइपोक्रेसिस ऑफ ब्रिटिश राज। तो फ्लोरी जो है एक मेन कैरेक्टर हुआ है इसमें ब्रह्मी स्टेज में। तो उसका डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन करने का, बातचीत करने का फेवरेट टॉपिक कौन सा है? द हाइपोक्रेसिस ऑफ ब्रिटिश राज, कि ब्रिटिश राज की जो हाइपोक्रेसिस हैं, ठीक है, कि जो भी उनका पखंड है, हाइपोक्रेसिस पखंड बोलते हैं जिसको हम। व्हाट डज फ्लोरी गिव टू एलिजाबेथ होपिंग शी विल बी इम्प्रेस्ड? तो फ्लोरी एलिजाबेथ को क्या देता है कि वो इम्प्रेस हो जाए? स्किन ऑफ लेपर्ड्स। तो लेपर्ड की स्किन देता है उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं फ्रॉम एनिमल फार्म। एनिमल फार्म ज़रूर पढ़िएगा एक बार आप, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इस नॉवल को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ओके। एक 1984 और एक एनिमल फार्म ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। व्हाट मेड जॉर्ज ऑरवेल एन अपोजर ऑफ कम्युनिज्म? द स्पेनिश सिविल वार। तो कम्युनिज्म को देखकर बड़ा ज़्यादा अपोज करते थे जॉर्ज ऑरवेल। तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों नहीं अच्छी लगी उनको कम्युनिज्म? क्योंकि उन्होंने जो स्पेनिश सिविल वॉर में जो उनका एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से। विच नॉवल ऑफ जॉर्ज ऑरवेल डील्स विद द रेवोल्यूशन ऑफ बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड? एनिमल फार्म इसका आंसर। विच रेवोल्यूशन इज स्टेराइज्ड इन एनिमल फार्म? रशियन, ठीक है। जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी उस पर सटायर किया गया है एनिमल फार्म में। विच नॉवल ऑफ जॉर्ज ऑरवेल डील्स विद द सप्रेशन ऑफ ट्रूथ एंड फ्री स्पीच इन फ्यूचर? ठीक है, तो सप्रेशन होता है दबाना, किसी जो सच को दबाया जा रहा था, सप्रेशन ऑफ ट्रूथ, और फ्री स्पीच इन फ्यूचर, कि लोग फ्री होकर अपने विचार प्रकट कर सके। और सप्रेशन ऑफ ट्रूथ, कि सच को जो दबाया जा रहा था। तो इस नॉवल इस चीज़ का जिक्र उन्होंने 1984 नॉवल में किया गया है, ठीक है। When did जॉर्ज ऑरवेल मैरी सोनिया ब्रॉनवेल? 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने सोनिया ब्रॉनवेल से शादी की थी। हु इज़ द ऑनर ऑफ एनिमल फार्म? एनिमल फार्म का ऑनर कौन है? एनिमल फार्म का ना बाद में मैनर फार्म नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो मिस्टर जॉन्स जो है स्टार्टिंग में यही उसके ऑनर होते हैं, ठीक है। बाद में ऑनर जो है इसके बदल जाते हैं, फिर इसका नाम मैनर फार्म रख दिया जाता है। एनिमल फार्म इज बेस्ड ऑन, एनिमल फार्म किस पर बेस्ड है नॉवल? जोसेफ स्टालिन्स बिट्रियल ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। नाम याद रख लीजिएगा आप इसको। एंड व्हाट इवेंट इन रशियन हिस्ट्री वाज रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर जॉन्स बीइंग फोर्स्ड ऑफ द फार्म इन एनिमल फार्म? Bolshevik Revolution, okay. George Orwell completed Animal Farm during Second World War. Who motivated the animals to rebel against Mr. Jones? Old Major, जो एक pig होता है। Which characters in animal form were used by Napoleon to enforce the rules or laws on other animals? तो आंसर है इसका dogs. Who becomes owner of Animal Farm after Mr. Jones? तो मिस्टर जॉन्स के बाद एनिमल फार्म का कौन बन जाता है ऑनर? स्नोबॉल, ठीक है। Who was forced to leave Animal Farm because he was Napoleon's main rival? स्नोबॉल। तो स्नोबॉल को भगाने की कोशिश की जाती है वहाँ से। जॉर्ज ऑरवेल वॉज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे। Who is villain in the novel? Animal Farm, नेपोलियन विलेन होता है। Who is Minimus? Minimus एक पोएट है। Which Russian leader does snowball represent? Trotsky। तो रशियन लीडर कौन से को स्नोबॉल रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रोट्स्काई को। Which Russian leader does Napoleon represent? Stalin। Old Major represents Lenin। तो जो एनिमल फार्म है ये एक ना एलेगोरिकल नावल है, ये आप याद रखिएगा, इट इज़ एलेगोरिकल नावल एंड ऑल द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट आर, ठीक है, रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो एलेगोरिकल जो नावल होता है ना, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंबलाइज करते हैं, यानी कि जैसे लेनिन है, स्टालिन है, ट्रोट्स्की, इनको कौन सिंबलाइज कर रहे हैं? ये जो जानवर हैं, स्नोबॉल हो गया, ठीक है, नेपोलियन हो गया, ओल्ड मेजर हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन मेन कैरेक्टर्स को, जो रियल हैं, जिनका रशियन रेवोल्यूशन में एक पार्ट रहा है, ठीक है।
तो उनको रिप्रेजेंट करें, तो इसलिए ये एक एलेगोरिकल नॉवल है जिसमें ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो एक सिंबल्स हैं. Which Russian leader does Snowball represent? Trotsky. And which Russian leader does Napoleon represent? Stalin. ओल्ड मेजर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लेनिन को. मिस्टर जॉन्स रिप्रेजेंट्स निकोलस सेकंड. What new name is given to Animal Farm in the end by Napoleon? Manor Farm. ठीक है, तो नेपोलियन बाद में इसका मालिक बन जाता है एनिमल फार्म का, और इसका नाम बदलकर मैनर फार्म रख देता है. डिस्पाइट बीइंग ए सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट, जॉर्ज ऑरवेल वाज आल्सो ए सक्सेसफुल एसेइस्ट. तो एक नॉवेलिस्ट के बाद जॉर्ज ऑरवेल एक सक्सेसफुल एसेइस्ट भी थे, ऐसे लिखने वाले. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल. इस जॉर्ज ऑरवेल के दोनों पार्ट्स जरूर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड कीप वॉचिंग ऑल वीडियोस विच आई विल अपलोड. एंड थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. मे यू बी सक्सेसफुल.